हेलो एवरीवन, कैसा है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और पूरी तैयारी में लगे होंगे। आपकी 12 के पेपर आने वाले बहुत करीब है। मैंने पहली लेक्चर में कुछ सेक्शन ए की सैंपल पेपर सॉल्व कर रखा था, आपको आपने वीडियो लेक्चर देखी होगी। दूसरी जो है लेक्चर जो आज आने वाली वो सेक्शन बी की होगी और हो सकता है कि अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो सेक्शन सी भी हो सकता है। तो दूसरी लेक्चर आप देखोगे, आज मैं सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है, 6 तक मैंने बना दिया था आपको। बेटा आपको शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके 3 मार्क्स के हैं। आप यहाँ देख रहे हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, यानी 12 मार्क्स का है। पहले भी 12 मार्क्स का था, 24 मार्क्स, और फिर 16 मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आज की ये सेक्शन बी शुरू करता हूँ मैं। 7वीं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स है। 7वीं क्वेश्चन, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स। फिर से क्वेश्चन देख लें, शेयर कर रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड है। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से आप बनाएंगे। सबसे पहले x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स आप लिख दो। राइट साइड आप क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में एक्स। आप इसे पहले भी लिख सकते हो ए अपॉन एक्स, यानी आप दूसरे फैक्टर को पहले भी लिख सकते हो ए अपॉन एक्स, और बाद में फिर लिख सकते हो बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि आप क्लास 12 में ऐसे पढ़ चुके होंगे, जब एक की पावर एक्स की पावर 2 हो और कोई नंबर हो, इस तरह का रूप हो, जो फैक्टर जो रूप है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर का रूप है, वो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। तो आज फिर मैं ऐसे एलसीएम लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, एक्स से, और सी को मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, राइट। ये आपके पास बेटा ये एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है, लेफ्ट साइड जैसे एज इट इज आप देख रहे हो। या आप इसे आप फिनिश कर सकते हो, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। यहाँ पर न्यूमरेटर में एक्स प्लस 1 आ रही, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस सिर्फ सी। उसके बाद एक्स प्लस 1 फिर लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आपको ब्रैकेट में मिल जाएंगे और एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेंगे। फिर बी एक्स है, फिर अकेला एक कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ढूंढना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 0 है, इसलिए आप जब इक्वेट करोगे कांस्टेंट टर्म को तो ए प्लस बी की वैल्यू 0 आ गई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एक्स की कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स की कोफिशिएंट 1 है, इसलिए बी की वैल्यू 1। इक्वेशन नंबर 2, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू 1। जब बी की वैल्यू पहले इक्वेशन में आप रखोगे तो ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि 1 उस साइड ले जाओगे तो बी सी और ए की वैल्यू आ गई। अब आपका जो ये टर्म है, ये
इसको हम ए लिख सकते हैं इक्वेशन। इसमें हम ए की वैल्यू -1 यानी -x यहाँ रख दिया, बी की वैल्यू 1 अपॉन में x² + 1 और प्लस सी की वैल्यू 1 है। हमें इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, इसकी। हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप से जब अलग कर रखा है, इसे, जस्ट मिनट बच्चे, हाँ आज तो हम नहीं आ पाएंगे, मेरी क्लास है ना, 12 में पेपर है ना 7 तारीख को मैथ का। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो हम कल मिल लेंगे, तो चूंकि हम कल ही बोल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सा इधर है, पहले से टाइम दिया हुआ था इसीलिए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, हम कल मिल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। आज थोड़ा बिजी रहेंगे, 7 तारीख को पेपर है ना इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास dx है, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग आप कर सकते हैं यहाँ पर। आप सेपरेट कर दो, x अपॉन x² + 1 इंटू dx, फिर 1 अपॉन 1 + x² dx प्लस 1 अपॉन x log x, सॉरी dx। अब देखो, इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन पूरे बच्चों को पता है कि क्या होगी। आप इसका इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो पुट करोगे x² + 1 बराबर t, तो बच्चे 2x होगा, ये dt अपॉन dx हो जाएगा। तो आप देख रहे हो x dx बराबर क्या मिलेगी आपको, dt अपॉन 2 माइनस x dx की जगह dt अपॉन 2, और इसको हमने t माना, प्लस tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c माइनस हाफ log t प्लस tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c। t की वैल्यू आप रख सकते हैं बच्चे, 1/2 log s² + 1। चूंकि ये खुद पॉजिटिव है, x² पर कोई भी नंबर डालोगे तो पॉजिटिव होगी, तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ मॉडुलस लगा सकते हैं आप, मॉडुलस लगाना भी चाहिए, क्योंकि log की जो पावर है या बेस नेगेटिव नहीं होती है, तो x नेगेटिव होने का चांस है, इसलिए नेगेटिव रखी जा सकती है यहाँ पर, और प्लस tan इनवर्स x प्लस log मॉडुलस x प्लस c। ये गौर से देखिए आप, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, 7, ये बन गया, देखो क्वेश्चन आंसर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हो, कितना डिटेल्स में पार्शियल फ्रैक्शंस को क्वेश्चन बनाना है, डिटेल में मैंने समझाया आपको, और इसे 1-2 स्टेप आप छोटा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा ये। ओके,
अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पर। बच्चे 8वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं यहाँ पर। दो क्वेश्चन यहाँ पर है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में और करके दे रखा है, नहीं आपके पास ऑप्शन है, चाहिए बनाओ, चाहिए बना लो आप। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का दोनों ही क्वेश्चन है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक इंटीग्रेशन है। देख लो ध्यान से। तो पहले हम जनरल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन वाले आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। 8वें क्वेश्चन की पहली जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। दूसरा y माइनस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स। फिर से देख लेते क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अब चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन? इसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एक से डिवाइड कर दो आप। सबसे आप पहले एक से डिवाइड कर दो आप। ओके, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आप माइनस वाई बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू आपके पास है वी एक्स। पुट कर लो इसे। होमोजीनियस इक्वेशन का सवाल है बच्चे। होमोजीनियस इक्वेशन के जब आपके पास क्वेश्चन होता है तो आप y बराबर वी एक्स लिखेंगे यहाँ पर। पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वी एक्स का 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स रखा, राइट साइड आ गया। राइट साइड जब आ गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वी एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, कैंसिल, v माइनस ये कैंसिल, साइन v, v कैंसिल, ये हटा दिया, छुट्टी हो गई इसकी। अब ये आगे क्या होगा वो देखो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस साइन वी, डी वी अपॉन साइन वी माइनस
dx अपॉन x, ये निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन साइन v को कॉसेक v लिखोगे, dv माइनस लॉग x, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ना लिख के लॉग c लिखेंगे ताकि सारे लॉग आ जाए, क्योंकि कॉसेक का भी लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग कॉसेक v माइनस कॉट v। ओके, कॉसेक्स माइनस लॉग c। और आगे देखा जाए, इसको इस साइड लाएंगे, लॉग कॉट v प्लस log x log c। आप इसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, कॉसेक v की जगह y x रख सकते हैं, कॉट रख सकते हैं यहाँ पर, इंटू एक्स सी। ये देखो, हालांकि काटा नहीं जाता है, बैलेंस के हिसाब से वैसे सोच लो कि लॉग हटा सकते हो, नहीं तो एंटी लॉग लगाई जाएगी। आंसर ठीक है, ये होगा एक मिनट। अब देखिए, शुरू से देखिए इसे, ये आपका क्वेश्चन था, होमोजेनियस इक्वेशन का सवाल था, हमने एक से डिवाइड किया, डिवाइड बाई डी एक्स लिखा, और वाई को हमने क्या पुट किया, वी एक्स। वी को कांस्टेंट नहीं माना जाता बच्चे, वेरिएबल है। प्रोडक्ट रूल से वी को आप बाहर रखें, एक सर्टिफिकेट वन एक्स को छोड़ दें, वी का डिवाइड बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जाहिर सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर यहाँ पर जो पहले इक्वेशन के रूप में आप समझ रहे हो इसे, ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स जगह वी एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ रख दिया ये, और राइट साइड y की जगह वी एक्स रखा है, कैंसिल यहाँ रखा, तो ये आपको वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से क्वेश्चन सेपरेट हो गए, जिससे हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कह सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स एक्स डी वी, ये वैल्यू है। कॉसिक का इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, लॉग गया, लॉग हटा दिया, वैल्यू आ गई आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ, एक और करके क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, अगर और करके यहाँ पर क्वेश्चन है तो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, यहाँ जनरल सोल्यूशन थी तो सी के रूप में लिखना था आपको, पार्टिकुलर सोल्यूशन है तो वहां पर y और x की वैल्यू दे रखी है, यानी कोई वैल्यू जो जनरल कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आप c देते हो उसकी जगह कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अब देखते हैं, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 दे रखा है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है आप देख रहे हो यहाँ पर,
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दे रखा है इक्वेशंस की तरह लगा आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस पर बेस्ड था और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। चलिए सवाल को पहले लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 ही रहेगी और यहाँ और लिख दिया जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्या है क्वेश्चन में, प्लस वाई कॉट एक्स है, राइट साइड 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। टू अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ये, ठीक है। तो फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपने पढ़ा होगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। p और q कोई कांस्टेंट हो सकते हैं या x का फंक्शन होगा, राइट, पी वाई सॉरी, ठीक है, y के रूप में। यहाँ देख लो p एक फंक्शन है x की, q भी फंक्शन है x का, यहाँ देख लो वर्ड से। तो एक इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालनी पड़ेगी आपको। जब इस फॉर्मेट में आपके पास पी वाई प्लस क्यू के रूप में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, तो आपको सबसे पहला काम क्या करने होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना है, दैट इज आई एफ। वो क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स करनी होगी आपके पास। अब बच्चे p यहाँ पर कॉट एक्स है, देख लो फंक्शन है x की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, e की पावर कॉट एक्स डी एक्स है, और कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है। सुन लीजिए, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। इसकी लॉग की प्रॉपर्टी से ये पूरी चीज फिनिश हो जाएगी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, ओके। अब सॉल्यूशन जो इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो फॉर्मूले में सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन जब निकालने की बारी आती है, तो हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा कि y जो इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स है, ये एक फॉर्मूले है। इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सब इस फॉर्मेट का होगा, पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू। तो आपको इस तरह का सॉल्यूशंस आपको दिखाने होंगे और ये फॉर्मूला है, सॉल्यूशन है। अब आप देखो y है, आई एफ की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट साइड जाइएगा, साइन एक्स है, क्यू भी एक फंक्शन है, उसको देखा जाए कौन सा फंक्शन है, 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, आप यहां से आए और देखिए गौर से, y साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सर इसे बनाएंगे कैसे, ये तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन से बनाता हूँ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, जो कि कॉस एक्स नहीं है, तो आखिर इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। इस साइड तो आप एज इट इज रखो, 2 को बाहर कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए आप साइन एक्स में, और 1 घटा दो, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। वाई साइन एक्स यहाँ पर आपके पास है 2, ब्रैकेट क्लोज कर दें,
अलग अलग करोगे तो आपके पास सेपरेट करने के बाद dx बचेगी, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, माइनस फिर 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, y साइन एक्स 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है इसकी इंटीग्रेशन dx की x होगी। यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इससे हम पहले कॉस लिख देते हैं, कॉस पाई/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा जिसको हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। पहले कॉस में कन्वर्ट कर दिया, वाई साइन एक्स 2 एक्स माइनस, हम इसे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो थीटा/2 में तो पाई/2 तो पहले से है तो 4 हो जाएगी। आप फिर से देख लो, 1 प्लस कॉस एक्स अगर है तो इसे लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसकी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। समझ गए? फिर हम लोग फिर लिखेंगे y साइन एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज x, पहले तो ये मिटा दें कुछ है नहीं, माइनस 1/2 को बाहर रख दें, कॉस स्क्वायर को आप सिक स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई/4 माइनस x/2। अब सिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्लास में हर बच्चा जानता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। 2 आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 पाई/4 माइनस x/2। एक्स की कोफिशिएंट से डिवाइड होती है तो माइनस हाफ, चूंकि एक्स की कोफिशिएंट माइनस है कि नहीं, और प्लस सी, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दिया जाए। ये माइनस और ये माइनस इसे प्लस बना देगा यहाँ पर, और ये माइनस मिलके प्लस बना देगा, और हाफ हाफ तो ऐसे भी कैंसिल। ठीक है, तो प्लस हो गए, ये अंदर ही है, ये सुन लो ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई साइन एक्स 2 एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 tan पाई/4 माइनस x/2 प्लस सी। अब जरा देखिए आपके क्वेश्चंस में क्या था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y की वैल्यू और x की वैल्यू कुछ दे रखी होगी वहाँ। y की वैल्यू 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगी, x की वैल्यू पाई/4 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई/4, 2 tan पाई/4 माइनस x/4 है तो पाई/8, सॉरी प्लस सी। ये बेटा कैंसिल, तो माइनस पाई/2 लिख दिया जाए, क्योंकि ये पाई/2 जो कैंसिल करा आपने ये लेफ्ट साइड लाया, इज इक्वल टू 2 tan ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या होगी 8, 2 पाई माइनस पाई, यानी पाई/8, 2 को नीचे लेता है, अच्छा प्लस सी भी है, पाई/2 यानी 4 हो जाएंगे, ये 2 नीचे लाएंगे तो 4 हो जाएगा,
5/4, 5/8 प्लस सी। सी की वैल्यू आ गई, क्या इस साइड ले जाएंगे तो tan 5/8 माइनस 5/4, ये सी की वैल्यू आप रख दोगे डायरेक्ट। कहाँ रखोगे? सी ग्रुप में हमने जो रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे इस जगह आप सी की वैल्यू रख सकते हैं। कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू रख सकते हैं आप। फिर से सुने, शुरू से देखिए आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है ये, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, जहां p एक फंक्शन होगी x की, या q x की फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, यही तो हो सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैंने निकाला तो इसकी वैल्यू sin x आ गई। चूंकि सॉल्यूशन मुझे पता है कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो sin x निकाला वो रखोगे, sin x यहाँ रखोगे, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ रखने के बाद q की वैल्यू जो राइट साइड जो फंक्शन है 2/1 प्लस sin x वो यहाँ रखेंगे आप। ठीक है, हमने रखा, सेपरेट करा। देखो सेपरेट करने की नौबत आई यहाँ पर, अलग अलग किया इसे, चूंकि 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कट गया और -1 अपॉन इतना लिखा हमने। ये नहीं बन सकता है डायरेक्ट, इसे कॉस में ब्रेक किया, एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन है, फिर 2 ले गया, 1/2 बाहर कर दिया, सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर का tan होता है इंटीग्रेशन, ये 2 कैंसिल। इससे हमें सी की वैल्यू निकालने में आसानी है, जो कि वाई और एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह का देखो बड़े क्वेश्चन सब है, वो और करके 2 क्वेश्चन ऑप्शन आपके साथ है, तो इससे आसान पहले वाले ही क्वेश्चन थे जो जल्दी बन गए इससे। तो हर हिसाब से आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपकी तैयारी अगर अच्छे से होती है तो आपका इंटीग्रेशन भी बन जाता है, इंटीग्रेशन भी आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नाइन क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्वेश्चन लिख देंगे, गिवन है नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या दे रखा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। और क्या दे रखा, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, प्रूफ क्या करना है, शो करना है इसमें, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, शो दैट वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी शो कर दिया आपने। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप देखो दो चीज तो गिवन है यहाँ पर आपके पास, तो जो गिवन है उससे हेल्प लेंगे हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 हमने लिख दिया। तो आप वेक्टर ए को अगर कॉमन लेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होगा 0। ये डॉट डॉट प्रोडक्ट है, आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा जो गिवन है वहां से हम लोग चलते हैं, जो गिवन है हमारे पास
चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस बराबर दे रखा है ए क्रॉस सी, अगर हम इसे लेफ्ट साइड लाते हैं तो कॉमन हमारा बच्चे ए क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर आ जाएगा बराबर 0। अगर हमने मान लिया कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एक वेक्टर है, क्योंकि घटा रहे तो वेक्टर ही होगी, एक वेक्टर है और दूसरी वेक्टर ए है, तो दो वेक्टर हो और बीच में 90 डिग्री हो मतलब परपेंडिकुलर हो, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। और इसी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो समझ लो परपेंडिकुलर नहीं है, दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो आप देख रहे हो कि अगर ये वेक्टर एक है ये दूसरा वेक्टर है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, और इसका मतलब यहाँ पर है कि वेक्टर ए पैरेलल है। तो एक ही वेक्टर एक ही समय में दूसरे वेक्टर का पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि या तो एक चीज ये सही है या तो ये सही है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को सही मानते हैं तो 0 आएगा कैसे? एक ही चीज पॉसिबल है कि बी और सी आपस में इक्वल है तभी 0 पॉसिबल है। यहां से बी और सी अगर इक्वल कर दूं मैं, माना जाए कि अगर दोनों इक्वल हो गए तभी पॉसिबल है 0, इसलिए प्रूफ हो गए कि बी बराबर, प्रूफ हो गया क्या, बी इज इक्वल टू सी प्रूफ करना था। फिर से देख लेते हैं हम लोग। हाँ, बी इज इक्वल टू सी हमने लिख दिया था, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी प्रूफ करना था, आ गया। देखो प्रूव्ड, ये बन गया। ओके, नेक्स्ट छोटी लेक्चर फिर मिल जाएगी, थर्ड लेक्चर में पूरी बता दूंगा मैं। इतना लेक्चर को आप पूरा पहले बढ़िया से देखिए, समझिए कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा रहे हैं।